This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जा सकते हैं। चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। डीडीए को ज्यादा जवाबदेह और योग्य बनाने की ओर बढ़ाए जा रहे हैं कदम। तेजी से होगा मामलों और शिकायतों का निपटारा, खाली जगह बनेगी खेल के मैदान। रिहाइश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और क्या बेंगलुरु के प्रॉपर्टी बाजार में निवेश करने में है समझदारी। दिल्ली विकास प्राधिकरण या डीडीए लोगों के घर तो बनाता है, लेकिन जैसा आमतौर से सरकारी विभागों के साथ होता ही है, यहाँ भी लोगों की शिकायत है कि उनकी सुनवाई नहीं होती। कोई भी काम करवाने में लंबा समय लगता है, काम भी आसानी से नहीं होता और अफसरों की कोई जवाबदेही नहीं होती। लेकिन डीडीए के नए वाइस चेयरमैन अरुण गोयल का इरादा ये तस्वीर बदलने का है। उन्होंने हमें बताया कि अफसरों पर मोबाइल ऐप्स के जरिए अब निगरानी रखी जाएगी कि वो काम कैसा कर रहे हैं और पैसा सही जगह पर लगा रहे हैं या नहीं। साथ ही मकान को फ्री होल्ड कराने जैसे कामों में ज़्यादा समय अब नहीं लगेगा। दिल्ली में महिलाओं के लिए भी पुरुषों जितने शौचालय बनाए जाएंगे और खाली पड़ी ज़मीन को खेल के मैदान के तौर पर इस्तेमाल किए जाने का भी प्लान है। साथ ही आपकी शिकायत 10 दिन के अंदर सुन ली जाएगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। So when a person applies, each case has its own workflow. There are some misuses for which he has to make the payment. There are some areas of ground rent, etc. So long as everything is not clear, it cannot be converted. But yes, it's a fact that even where the things are complete, they don't happen in time. There's a queue jumping. People say that if there's a middleman, things happen faster. So to curb that, first thing which we have done already introduced is FIFO, first in, first out, at each branch level. Very soon we'll be putting up on our website that these are the people who have applied. This is their sequence, and by this sequence, this will be the date of disposal. It will be put in the public domain and it will be strictly followed. तो क्या वाकई में डीडीए अपनी कायाकल्प कर पाएगा, जो एक ऐसी प्राधिकरण, एक ऐसी संस्था रही है जिस पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, क्या वाकई में वो अपने अंदर बदलाव ला पाएगा? इस पर चर्चा करने के लिए हम अपने साथ लेकर आए हैं सुशील कुमार को, जो कि प्रेसिडेंट हैं द्वारका फोरम के। सुधीर वोहरा हमारे साथ हैं, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट सुधीर वोहरा कंसल्टेंट्स एंड अर्बन प्लानर एंड अर्बन लॉ एक्सपर्ट भी हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं दोनों। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वोहरा साहब, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। डीडीए एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में सब जानते हैं, काम कितना करती है ये भी सबको पता ही रहता है, लेकिन शिकायतें हमेशा उसको लेकर बहुत रही हैं। आपको लगता है कि इतनी पुरानी संस्था क्या अब अचानक से अपना ढंग बदल पाएगी? सफ़ेद हाथी है एक तरह का, अंग्रेज़ी में जिसको वाइट एलिफेंट कहते हैं। डीडीए 1957 के एक्ट से बनी थी और उस ज़माने में जिसने भी एक्ट बनाया था और डीडीए बनाया था, शायद उनकी सोच ठीक थी, पर अब उसके बाद जो पिछले 50-60 साल में डीडीए ने काम किया है, उसके ऊपर फिर से एक बारी ध्यान से सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या इस तरह की संस्था की अभी ज़रूरत है कि नहीं।
स्पेशली 1994 में जब 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ था, जिसके अंदर म्यूनसिपैलिटीज़ और प्लानिंग के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ने चेंज किया था मेथडोलॉजी, तो मेरे समझ से ये डीडीए को अब इनका रोल जो एक तरह के रियल एस्टेट माइक्रो मैसिव रियल एस्टेट कंपनी बन चुकी है डीडीए, इसको बदलना पड़ेगा। और डीडीए प्लानिंग बॉडी होनी चाहिए और उनको म्यूनसिपल इश्यूज़ के अंदर कोई टांग नहीं अड़ानी चाहिए। और ये सब कुछ जो आप सोच रहे हैं, जो आप कह रहे हैं बिजली, पानी, सड़कें वगैरह, अब इनके अंदर इनका कोई सारा रोल जो है वो बिल्कुल रीवैम्प होना चाहिए अगर इन्होंने अगले कई सालों में सर्वाइव करना है तो। जी, ये बात तो सही है। डीडीए ने हर चीज़ में अपनी टांग अड़ा रखी है, हाउसिंग से लेकर के फ्लाईओवर, सड़कें, हर चीज़ में अपनी टांग अड़ाई हुई है। तो जाहिर तौर पे इसका असर पड़ता है किस पर? जो लोग रहते हैं दिल्ली में। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि जब तक आप उनसे इंटरेक्शन करते रहे हैं, इंटरेक्शन में ईज़ जो होती है, मतलब काम करने का जो उनका रवैया है या आपसे मिलने जुलने का जो रवैया है, वो कैसा रहता है सुशील? देखिए, ऐसा है कि जो कोई भी संस्था अगर बनती है तो उसके ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्वियसली जब डीडीए को बनाया गया तो उनका भी ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट ये था कि दिल्ली को सही तरीके से डेवलप करना है, प्लान्ड वे में डेवलप करना है। अब आप देखिए, अगर पिछले 58 साल में जो डीडीए ने काम किया है, अगर आप उसको देखें, एनालाइज करें, तो आपको लगेगा कि देखो क्या होता है कि इनके बेसिकली 3 भाग में आप बांट सकते हैं इनके कामों को। एक तो है योजना बनाना, प्लानिंग करना मीन्स, उसके बाद है क्रियान्वयन करना जो एग्जीक्यूट करते हैं वो, और कुछ पार्ट जो है उनका मेंटेनेंस का भी होता है जिसको रखरखाव हम कहते हैं। अब आप प्लानिंग पे आइए, मैं रिसेंट एग्जाम्पल लूँगा द्वारका का। द्वारका एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था जहाँ हम लोग अक्सर डीडीए के लोगों से मिलते हैं। आप हमें बताइए कि इतना बड़ा सब्सिडी आप बना रहे हैं, आपने पानी के बारे में नहीं सोचा। दिल्ली जल बोर्ड कहती है कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया। अब इतने लोग रहेंगे जो बेसिक, देखिए क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर इम्प्रूव नहीं होती है तो डेवलपमेंट का कोई मायने नहीं रह जाता। तो मेरा कहना है कि आप प्लानिंग के लेवल पर भी असफल रहे हैं, एग्जीक्यूशन में भी असफल रहे हैं, और मेंटेनेंस में भी आप असफल रहे हैं। तो अगर इन तीनों पैमाने पे आप खरे नहीं उतरे हैं तो मुझे नहीं लगता कि डीडीए किसी भी तरीके से डीडीए को कोई। सुशील, ये बात तो मैं आपकी मानती हूँ, लेकिन आपसे मैं स्पेसिफिकली एक ये भी बात जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक रेजिडेंट भी हैं। जब आप वहाँ जाते हैं दफ्तर में, तो किस तरह का रवैया आपको सहना पड़ता है? मैं आपको बताऊँ, डीडीए में अगर आप किसी से शिकायत करना है, आपको किसी के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो आप इस लेवल से उस लेवल पर जाइए। अरे मुझे नहीं पता, इतने डिवीज़न है, 14 या 15, एक द्वारका को रन करने के लिए पता नहीं 15 या 20 डिवीज़न है, फिर उस डिवीज़न में फर्दर सब डिवीज़न है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई असली आपको काम किससे पड़ेगा और कौन आपकी समस्या को सुनेगा। आप सुनकर तो हैरान हो जाएंगे कि आज के समय में, पिछले साल तक, अब तो खैर दिल्ली जल बोर्ड ने टेक ओवर कर लिया पानी के सप्लाई, पानी का बिल अभी भी मैनुअली लिख के दिया जाता था। अगर आप उसको कहते कि अरे आज के समय में इस सेंचुरी में आके अगर, और डीडीए को जब भी कहा गया, हम लोगों ने पर्सनली चीफ इंजीनियर को भी कई बार उस समय के जो वीसी थे उनको भी कहा, वो बोले कि हम कर रहे हैं, हमारे स्टाफ चूँकि बहुत पुराने हैं, वो कंप्यूटर से फेमिलियर नहीं है, तो इन सब चीज़ों की मतलब ये हास्यास्पद है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे करने से और ऐसी संस्था का कोई मतलब रह जाता है, अनलेस उसमें मैसिव बदलाव हो और सभी लोग उम्मीद पर कायम हैं। हम लोग, आप जो सुना रहे हैं कि जो नए वीसी आए हैं, गुड लक टू हिम, और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने वायदे पर कायम रहें और उसको इम्प्लीमेंट करें। तो वोहरा साहब, ज़्यादातर जानकार जो हैं, जब उनसे मैं बात करती हूँ, वो ये ओपिनियन लेके आते हैं कि डीडीए ने ऐसी चीज़ों में हाथ डाल दिया जिसमें उसको जाना नहीं चाहिए था, चाहे वो हाउसिंग ही क्यों ना हो। हाउसिंग के बारे में भी कई लोगों का ये मानना रहा है कि उसमें पड़े ही क्यों। तो डीडीए को आखिर करना क्या चाहिए? आखिर अगर डीडीए रहता है तो उसका काम क्या होना चाहिए? डीडीए एक प्लानिंग बॉडी है, उसका कानून है वो प्लानिंग बॉडी है, और डेवलपमेंट भी साथ, थोड़ी सी उस ज़माने में डेवलपमेंट क्योंकि नहीं हो रही थी प्राइवेट सेक्टर से, तो पर अब पिछले 60 सालों में, ऑलमोस्ट 60 सालों में डीडीए प्लानिंग भी करती है, डेवलपमेंट भी करती है, रियल एस्टेट भी करती है, लैंड भी अक्वायर करती है, सारे काम इकट्ठे करती है। अब
इतनी सारी संस्थाएं चेंज हुई हैं पिछले 60 सालों में, डीडीए को अब सोचना चाहिए, कोई रिसर्च नहीं करते हैं कि जो इन्होंने जो एक्शंस लिए हैं पिछले 50, 60, 40 साल में, उसका जो उनका जो हशर होना था, उनका जो ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ है कि नहीं। ये बेसिक रिसर्च होनी चाहिए। हर एक आदमी भी 5-10 साल के बाद अपने आप को सोचता है कि मैंने जो पहले काम किया था वो सही कर रहा हूँ कि नहीं। देयर इज़ नो रिसर्च इन डीडीए। इनके पास कोई इस तरह की सोच ही नहीं है कि हमने जो प्लानिंग प्रोसेसेस बनाए थे वो गलतियाँ कहाँ थीं, वो आगे गलतियाँ होंगी कि नहीं होंगी। तो वो बेसिक चीज़ें तो उनके ऊपर तो ध्यान इनका है ही नहीं, और वो होना चाहिए। आपको ये शायद जानकारी जान के ताज्जुब होगा कि दिल्ली में 2 रिंग रोड हैं, इनर रिंग रोड और आउटर रिंग रोड। पहले इनर रिंग रोड बनी और फिर बाहर की आउटर रिंग रोड बनी। कायदे अनुसार आउटर रिंग रोड जो है वो इनर रिंग रोड से ज़्यादा चौड़ी होनी चाहिए थी। आउटर रिंग रोड इनर रिंग रोड से कम चौड़ी है। अब ये गलती 40, 50, 60 साल पहले, 50 साल पहले हुई है। इस तरह की गलतियाँ और भी हुई हैं। अब जैसे एक ही रोड जाती है बाहर टुवर्ड्स द एयरपोर्ट वगैरह एंड गुड़गांव वगैरह, और रोड्स निकलनी है दिल्ली के एरिया में से निकालनी जानी है। वो प्लानिंग का काम है, वो डीडीए ने अभी तक नहीं किया। सो अब सब जगह से अब जो असली काम इनका जो मकसद था 1957 में, उसके ऊपर ये कभी ध्यान नहीं देते कि वो मकसद हमने पूरा किया कि नहीं। क्योंकि शायद रियल एस्टेट में हाथ डालकर, हाउसिंग में हाथ डालकर के पैसा ज़्यादा बन रहा था। अब डीडीए एक बिल्डर बन गया लगता है। बिल्कुल नहीं, डीडीए हमेशा ही बिल्डर था, और डीडीए लैंड भी बांटता था। हाँ। और ज़मीन और बिल्डिंग इज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल थिंग, यू नो। आज की बात नहीं, पहले भी बात थी। सो अब प्राइवेट वाले भी आ गए हैं। अब रोड्स पीडब्ल्यूडी के पास हैं, पानी अब डीजे भी ठीक से संभालता है, बिजली डेसू के पास होती थी, अब दिल्ली BSES वगैरह आ गए हैं। अब माहौल बदल गया है। तो अभी भी पर डीडीए अपने आप को वो सुपर डुपर सब कुछ ऑल अंडर वन रूफ करने को वही कर रहा है अभी तक। वो गलती है, और वो रिसर्च इनको करना ही पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हमको करना क्यों है, ये क्या काम है इनका ये। जी सुशील, एज अ रेजिडेंट, एज अ सिटीजन, आप किस तरह की एजेंसी से इंटरेक्ट करना पसंद करेंगे? क्या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्योंकि मुझे कभी कभार लगता है शायद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फिर भी अपने आप को थोड़ा थोड़ा बदलने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने कोई तीर नहीं चलाए हैं और कोई झंडे नहीं गाड़े हैं। देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम होता कि उसमें सिस्टम कैसा है, उसमें लोग कैसे काम करते हैं, उसको कैसे उनसे काम लिया जा रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें सीरियसली सोचना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमारे दूसरे पैनलिस्ट भी बता रहे थे कि समय आ गया है कि वो एसेस करें। ये नहीं कि MCD चाहिए या DDA चाहिए। DDA है अपनी जगह, अच्छी बात है, जो ऑब्जेक्ट है उसको फुलफिल करे। मैं एक छोटा सा जो ये बता रहे थे उसी को ऐड करना चाहता हूँ। आपने एक द्वारका प्रोजेक्ट लॉन्च किया, आपको पता है पहले से कि इतने मकान बना रहे हैं, इतने लोग यहाँ रहेंगे, आपने कोई एंट्री एग्जिट नहीं दी। आज जो लोग द्वारका में रहते हैं उनको सुबह निकलने के लिए मशक्क़त करनी पड़ती है, शाम को घर जाते समय जब आप घर जाना है उसके लिए मशक्क़त करनी। तो ये एक बेसिक चीज़ है। एक तो ये लेमैन भी सोच सकता है कि अरे यहाँ पर ये आर्गूमेंट भी नहीं चलेगा कि यार यहाँ तो अपने आप लोग बसे, आपने प्लान करके बसाया, आपको पता है। फिर भी आप देखो, अभी फिर आप डिप्लोमेटिक इनक्लेव बनाने वाले हो वहाँ पे, फिर आपने लैंड पूलिंग की इजाज़त दी है, तो इतना सारा बर्डन होगा, फिर आपने क्या सोचा है इसके लिए? बिल्कुल। अब तो बस यही लग रहा है कि वहाँ और लोग आके ही बसने वाले हैं। और जैसा हमने पहले देखा कि फ्लाईओवर बनाया, फ्लाईओवर भी ऐसे संकरा सा बना दिया जिसमें मुश्किल से एक गाड़ी आ जा पाती है। तो जाहिर तौर पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वोरा साहब, आप क्या मानते हैं फिर अब DDA के लिए आगे का कदम होना क्या चाहिए? DDA को अब सोचना चाहिए कि उनका रोल क्या है, और रोल हर वक्त चेंज होते हैं हर एक संस्था में। RBI, हम जब बच्चे थे तो RBI के नाम सुनते ही नहीं थे कभी, सेंट्रल बैंक कभी सुनता ही नहीं थे। RBI ने देखो कैसे अपने आप को चेंज किया है, SEBI ने चेंज किया है, बने हैं। तो DDA के जो वाइस चेयरमैन साहब हैं, उनको अब ये सोचना चाहिए कि इनका अब नया रोल क्या है, DDA की संस्था का नया रोल क्या है, क्योंकि कई चीज़ों में अब वो नहीं कर सकते वो काम, उनकी कोई अहमियत नहीं रही है। थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगी, शायद वाइस चेयरमैन साहब ना सोचें इस बारे में, क्योंकि पावर की बात आ जाती है। क्या यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए?
एक बात मैं ऐड करूं, अभी आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। आप मुझे बताइए कि अर्बन डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसने इसको बनाया था बेसिकली, और आज उसको ट्रस्ट ही नहीं है डीडीए पे। मैं आपको एक रिसेंट उदाहरण दे रहा हूँ। द्वारका में जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव बनना है, आपको जानकर ताजुब होगा कि उन्होंने डीडीए के इंजीनियर को एम्प्लॉय नहीं किया वहाँ पे, उन्होंने एनडीएमसी के इंजीनियर को ये काम दिया है। वो अपने आप में बता रहा है कि उनको कोई ट्रस्ट नहीं है डीडीए पे। तो अब इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है कि डीडीए को निश्चित रूप से आत्ममंथन करना है, अदरवाइज वो टोटली इरिलेवेंट हो चुका है आज के संदर्भ तो में। संक्षिप्त में वोहरा साहब आपसे ये जानना चाहेंगे, एमओडी यहाँ माफ़ कीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट से आप क्या उम्मीद करते हैं इसमें? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव दायरा है वो सिर्फ दिल्ली है। होना नहीं चाहिए, होना चाहिए। और चीज़ें भी हैं, JNURM है, चेंजेस म्यूनसिपल लॉ के अंदर चेंजेस हैं वगैरह, और एक छोटा सा भाग है जो DDA को देखता है। पर DDA हैज़ टू बिकम मोर डेमोक्रेटाइज्ड। 74th अमेंडमेंट के बाद DDA ने अपने आप को चेंज नहीं किया। DDA किसी की सुनती नहीं है, DDA मिनिस्ट्री की भी नहीं सुनती है, DDA पब्लिक की नहीं सुनती है। म्यूनसिपैलिटीज़ आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही हैं। म्यूनसिपैलिटीज़ काफ़ी स्टेक होल्डर्स से बातें करती हैं, देखती हैं, चेंजेस करती हैं। म्यूनसिपैलिटीज़ में थोड़ा फ़र्क पड़ा है, प्रॉपर्टी टैक्सेस में चेंजेस हुई हैं म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह में। DDA अकाउंटेबल नहीं है क्योंकि ना वो म्यूनसिपैलिटी है, ना उनके ऊपर कोई प्रेशर है फ्रॉम डेमोक्रेटिक फोर्सेस। सो DDA हैज़ टू चेंज फ्रॉम विद इन। वो पर अब होगा चेंज कि नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल सवाल है इसका। चलिए, वक्त हमारे पास थोड़ा कम है, लेकिन सही बात जो अंत में सुनने को मिली, DDA हैज़ टू चेंज, DDA को बदलना होगा, और बदलेगी नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ऐप्स लॉन्च करके और कुछ 2-4 कॉस्मेटिक चेंजेस करके। आप दोनों स्टूडियो में आए और इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब वक्त आ गया है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रॉप इक्विटी की हेड ऑफ ऑपरेशंस वैशाली पावा। वैशाली, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। तो चलिए वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं करते हैं, रुक करते हैं हमारे पहले कॉलर का। समीर तांबे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। समीर, पूछिए, क्या सवाल है आपका? मेरा बजट 40 लाख के आसपास का है और मैं 2 BHK प्रॉपर्टी देख रहा हूँ नवी मुंबई या थाने में जी। तो आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? ज़रूर। आपने कुछ पसंद भी किया है समीर? अभी नहीं किया है, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर। जी, अच्छा। ईमेल में समीर ने हमको ड्रीम होम्स के बारे में भी लिखा था। खैर, ज़ाहिर तौर पर उसके अलावा भी हम आपको ऑप्शंस देंगे। तो वैशाली, इनके लिए कौन सा इलाका आप पसंद करेंगे? समीर, आपके लिए हमने पनवेल चुना है नवी मुंबई में और अंबरनाथ चुना है थाने में। बजट को मद्देनज़र रखते हुए ये दोनों अप्रोप्रिएट मार्केट्स थे। पनवेल के ग्रोथ ड्राइवर्स ये हैं कि इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हाईवे से काफ़ी अच्छे से कनेक्ट होता है, सेल्फ सफिशेंट टाउनशिप्स यहाँ पे लोकेटेड हैं, और प्रपोज्ड एयरपोर्ट जो है जिस पे अब काफ़ी तेज़ी से काम होगा वो करीब 7 किलोमीटर की दूरी पे है। साथ में अंबरनाथ हमने चुना है जो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, अफोर्डेबल प्राइसेस ही यहाँ का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और डायरेक्ट कनेक्टिविटी से मिलती है सेंट्रल रेलवे से। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ इन दोनों क्षेत्रों के शेयर करें। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स पनवेल में 170 और अंबरनाथ में 28 हैं। टोटल सप्लाई पनवेल में 23,240 यूनिट्स की है और अंबरनाथ में 5,360 यूनिट्स की सप्लाई है। उपलब्ध यूनिट्स पनवेल में 2,510 हैं और अंबरनाथ में सिर्फ 260 यूनिट्स उपलब्ध हैं। और इन्वेंट्री ओवरहैंग पनवेल में करीब 30 महीनों की चल रही है और अंबरनाथ में करीब 15 महीनों की। मिड सेगमेंट के औसत दाम पनवेल में 5,450 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और अंबरनाथ में 3,600 रुपीज़ के औसत दाम है, जिस वजह से काफ़ी अफोर्डेबल मार्केट माना जाता है। दामों में बढ़त पनवेल में करीब 22% तक की देखी गई है पिछले 2.5 सालों में और उसी दौरान अंबरनाथ में करीब 18% तक की बढ़त नज़र आई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को पनवेल में करीब 8 से 9% के बीच में रहे हैं रिटर्न्स और अंबरनाथ में 7 से 8% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं।
अब आते हैं उन चॉइसेस पे जो आपने खुद करी हुई हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट है विचंबे पनवेल में ड्रीम डेवलपर्स का ड्रीम होम्स। जो प्रोजेक्ट आपने चुना है 5,200 से 5,400 रुपये पर स्क्वायर फुट पे रीसेल से उपलब्ध है। 1.5 BHK की 750 या फिर 2 BHK की 850 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2015 में तैयार हो जाएगा। एक लो राइज प्रोजेक्ट है जिसमें 4 विंग्स बनाए जा रहे हैं। ग्राउंड प्लस 3 स्टोरीज के स्ट्रक्चर हैं। कंस्ट्रक्शन फाइनल स्टेजेस तक पहुंच चुका है। 2.5 किलोमीटर दूर है पनवेल रेलवे स्टेशन से। बेसिक अमेनिटीज़ है इसके भीतर। क्लब हाउस, जिम नहीं होंगे, लेकिन अपने आप में एक संपूर्ण प्रोजेक्ट है। हमारी राय में एक अच्छा प्रोजेक्ट है, दाम भी अच्छे हैं, आप इसे चुन सकते हैं। इसके अलावा आपने अंबरनाथ में एक प्रोजेक्ट चुना है आहूजा कंस्ट्रक्शंस का प्रसादम। 3,000 to 3,200 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ये डेवलपर से मिल रहा है। 2 BHK की 990 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। ये इसी साल तैयार हो जाएगा। 40 एकड़ की टाउनशिप है जिसे 5 का प्रोजेक्ट है जिसे 5 फेजेज़ में बनाया जा रहा है। इसमें रेजिडेंशियल कमर्शियल के साथ साथ एक स्कूल भी बनाया जाएगा। फेज़ 1 जो है वो फाइनल स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन तक पहुँच चुका है। नर्सिंग होम, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट सभी इसके भीतर होंगे। मॉडर्न अमेनिटीज़ के साथ इसे लॉन्च किया गया है। दाम भी काफ़ी अच्छे हैं। हमारी राय में ये भी अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आपको बड़ी यूनिट और अंबरनाथ क्षेत्र पसंद है तो फिर ये भी आपके लिए अच्छा चुनाव होगा। इसके अलावा आपके लिए 2 और प्रोजेक्ट्स की भी राय लाए हैं हम। सबसे पहला पनवेल में ही निर्माण होम्स का निर्वाणा ग्रीन्स 4,701 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से आप ले सकते हैं। 1.5 BHK की 775 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2016 में ये तैयार हो जाएगा। ग्राउंड प्लस 3 स्टोरीज़ के स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। ये भी लो राइज प्रोजेक्ट है। कंस्ट्रक्शन फाइनल स्टेजेस तक पहुंच चुका है। अच्छी अमेनिटीज़ मिल रही हैं इसमें आपको। जिम और गार्डन सभी है। प्राइस एडवांटेज के साथ साथ ये सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है पनवेल रेलवे स्टेशन से। दूसरी राय अंबरनाथ में लाए हैं कोहिनूर ग्रुप का कोहिनूर मैक्स सिटी। 3,090 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 980 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। इसी साल तैयार भी हो जाएगा। 5 एकड़ पे 9 टावर्स बनाए जा रहे हैं। 3 किलोमीटर दूर है ये बदलापुर रेलवे स्टेशन से और इसमें भी प्राइस एडवांटेज है आपके लिए। तो जो ऑप्शंस हैं वो हैं निर्वाणा ग्रीन्स निर्माण होम्स की तरफ से और दूसरा है कोहिनूर मैक्स सिटी कोहिनूर ग्रुप की तरफ से। ये 2 ऑप्शंस आपके पास हैं। तो चलिए फ़िलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी ख़रीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे। हम देंगे आपके सवालों के जवाब। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि हम हमेशा करते हैं आपके लिए कुछ नए लॉन्चेस, नए प्रोजेक्ट्स हम लेकर आए हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कि आज क्या है प्रोजेक्ट ट्रैकर में।